नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके सामने अपीयर होंगे। इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, वर्धमान महावीर वॉज प्रिंस ऑफ लिच्छवी विच वॉज अ ग्रुप ऑफ। तो वर्धमान महावीर जो थे वह लिच्छवी वंश के राजकुमार थे। इसको ध्यान में रखेंगे, किस वंश के थे वो? लिच्छवी वंश के राजकुमार थे, जो कि किस संघ का समूह था? वज्जी संघ का समूह था। ठीक है ना। लिच्छवी वंश जो है वो वज्जी संघ का समूह था। दोस्तों, वज्जी जो है एंशिएंट इंडिया में 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो वज्जी उनमें से एक महत्वपूर्ण महाजनपद था, जो कि मिथिला उत्तरी बिहार रीजन तक फैला हुआ था। बात करते हैं जैन धर्म के तीर्थंकरों की। तो जो महावीर थे, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर थे। और इनका जो साइन था या फिर जो इनका सिंबल था वो था लायन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे दोस्तों ऋषभदेव। ठीक है ना। कौन थे? ऋषभदेव थे। और इनका साइन था बुल, यानी कि सांड। और यहाँ एक क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा जाता है कि महावीर से ठीक पहले यानी कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ। ठीक है, इतनी बात आप यहां से याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वज्जी संघ का समूह था लिच्छवी वंश। अगला प्रश्न, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड। दोस्तों, जो एंथर होता है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है, और जो स्टिग्मा होता है वो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। तो पराग को एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा में हस्तांतरण को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ से ध्यान से देखिए। तो ये है दोस्तों एंथर और ये है स्टिग्मा। ठीक, तो एंथर से जो पॉलन होते हैं, परागकण होते हैं, वो स्टिग्मा में जाते हैं सेम फ्लावर के, तो उसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी। ऑटोगैमी कहा जाता है। और इस फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में जब पॉलन ग्रेन्स जाते हैं तो उसे कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। उसे क्या कहा जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड। तो अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं HCl जो कि एक एसिड है उसके रिएक्शन पर रहता हूं NaOH जो कि एक बेस है। तो क्या बनेगा दोस्तों? NaCl प्लस H2O, यानी कि सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो जब हम एक एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या निकलता है? सॉल्ट और वाटर का मॉलिक्यूल। अगला प्रश्न, which substance increases the rate of chemical reaction without being consumed। कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए या फिर बिना कंज्यूम हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा देता है? तो जो कैटालिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, वह बिना कंज्यूम हुए जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, उसकी रेट को क्या कर देते हैं दोस्तों? इंक्रीज कर देते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैटालिस्ट या फिर उत्प्रेरक। Which among the following is a property of wires used for making electric fuse। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए जो वायर होते हैं उनमें कौन सा गुण होता है? उनका गुण होता है दोस्तों लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो उनका गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। क्यों? इसका रीजन हम एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। ध्यान से इसको पढ़िएगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर इज मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहली बात है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज में वायर बनते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। क्यों? क्योंकि व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ सर्किट इट मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक द सर्किट एंड प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट जो है सर्किट से पास होती है तो ये क्या हो जाते हैं? क्विकली मेल्ट हो जाते हैं।
ठीक है, गल जाते हैं और सर्किट को ब्रेक कर देते हैं ताकि जो हमारा आगे का सर्किट है वो डैमेज होने से बच सके। तो इसीलिए ये लोअर मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कम गलनांक वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स इज नोन एज। तो सतलुज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय का भाग स्थित है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कुमाऊं हिमालयाज। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कुमाऊं हिमालयाज, जो कि मेनली इंडिया के उत्तराखंड स्टेट और नेपाल देश में फैला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुमाऊं हिमालयाज। Usually in ancient India, tax was fixed at 1/6 of the produce which was called। तो प्राचीन भारत में स्पेशली मौर्यन पीरियड में जो उपज होती थी उसका 1/6 हिस्सा जो है कर के रूप में दिया जाता था। तो उस कर को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता दोस्तों भाग। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। इसको स्पेशली फार्मर या फिर मर्चेंट जो है वो राजा को देते थे और यह मौर्यन एम्पायर में लिया जाता था, मौर्य काल में। तो उसका आंसर हो जाएगा भाग। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स द रीजन्स एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक संविधान में प्रारंभिक कथन होता है जो संविधान बनाने के कारणों तथा उसके जो वैल्यूज होती हैं, उसकी मार्गदर्शक मूल्य होते हैं, उनको बताता है। तो उसे क्या कहा जाता है? प्रीएम्बल या फिर प्रस्तावना कहा जाता है। जैसे कि आपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल पढ़ी होगी, तो उसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के कारण हैं और उसकी जो गाइडिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, उनको उसमें बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, प्रीएम्बल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए जाने थे वो क्या थे दोस्तों? जैसे कि था नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाए, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के कानून थे उनको मानने से मना कर दिया। सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाए। महिलाएं स्वयं शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर जाकर धरना देंगी और समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उनको जला दिया गया था, ठीक है ना, और स्वदेशी को अपनाया गया था, खादी और चरखा को। और कर अदायगी, जो भी टैक्स देते थे उसको रोका जाए। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य पॉइंट थे, इनको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर। तो हमारे आपको पता है इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और क्वाटरनरी सेक्टर, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा एक गलत युग्म है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। ट्रांसपोर्ट जो है वो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है और बाकी सब सही है। बैंकिंग जो है ये भी तृतीय क्षेत्र में आती है। आईटी कंपनीज या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी जो है ये सब तृतीयक में आती हैं। और मत्स्य पालन या फिर फिशिंग जो है ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज अ इनकरेक्ट पेयर, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट जो है किस में आता है? टर्सरी सेक्टर में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु वॉज द एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया सेल्यूकस निकोटर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकोटर द्वारा भेजा गया एम्बेसडर या फिर राजदूत कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो था दोस्तों मेगस्थनीज, ठीक है ना। सेल्यूकस निकोटर ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भेजा था ताकि वो इंडिया की स्टडी कर सके। और मेगस्थनीज ने एक इंडिका नाम की बुक लिखी, इंडिका नाम की बुक लिखी जिसमें उसने मौर्य काल और तत्कालीन भारत को के बारे में लिखा था। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो मेगस्थनीज को फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप वहां पर कंफ्यूज मत करना, मेगस्थनीज को ही फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, भारतीय इतिहास का जनक। Which officials were appointed by अशोका to teach people about धम्म। तो अशोका जो है दोस्तों धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने
कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, कुछ ऑफिशियल्स की नियुक्ति की थी। उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था धम्म महामत। ठीक है ना, ये लोगों को धर्म की या फिर धम्म की शिक्षा देते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, धम्म महामत। ठीक है ना। और दोस्तों अशोक ने अपने शासनकाल में राजउकास नाम का भी एक पद बनाया था जो कि न्यायिक व्यवस्था को देखते थे। वो मैं आपको एक अपनी प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विथ विच टू कंट्रीज इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्रीज इन द नॉर्थ वेस्ट। दोस्तों नॉर्थ वेस्ट में भारत जो है किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है उत्तर पश्चिम में? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो है दोस्तों इंडिया उत्तर पश्चिम में बॉर्डर शेयर करता है। चाइना, भूटान और नेपाल के साथ सिर्फ उत्तर में बॉर्डर शेयर करता है, और म्यांमार के साथ फार ईस्ट और बांग्लादेश के साथ ईस्ट में बॉर्डर शेयर करता है। फिलहाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भारत जो है वो उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में बॉर्डर शेयर करता है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर है दोस्तों, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। तो सूरज की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है? तो ऐसी वस्तुएं जो जैसे कि सूर्य प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो वैसी लाइट को इमिट करती हैं, तो उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या फिर प्रकाशमान वस्तुएं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। दोस्तों ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि फ्लेम इन द लैंप, ट्यूबलाइट्स, और आपने इलेक्ट्रिकल बल्ब देखे होंगे, तो वो सभी क्या हैं? वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रकाशमान वस्तुएं हैं। द ब्रिक इन अ बिल्डिंग आर सिमिलर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस प्रकार एक इमारत में ईंटें होती हैं, यानी कि ईंटों को मिलके एक इमारत बनती है, तो उसी प्रकार सेल्स मिलके जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती हैं। सेल जो है दोस्तों हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, मूलभूत इकाई जिसको हम बोलते हैं वो हमारे शरीर की क्या है? सेल हैं। तो जिस प्रकार एक इमारत में ईंटें होती हैं, उसी प्रकार ह्यूमन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं? सेल्स या फिर कोशिकाएं होती हैं। ठीक, बेसिक सा क्वेश्चन था, ध्यान रखने योग्य क्वेश्चन है। सब्सटेंसेस which are generally bitter in taste and feel soapy on touching are known as। तो पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर एक सोपी फील आता है, साबुन से प्रतीत होते हैं, उन्हें क्षारक या फिर बेस कहते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बेस या फिर क्षारक कहते हैं, जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं और इनको छूने पर आपको सोपी सोपी टाइप का फील होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।